नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पर्यटन विषय का अध्यापन कर रहा हूं। आप लोगों के बीच में मैं आज स्वयं पोर्टल पे बेसिक्स ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के नाम से एक कोर्स स्टार्ट किया है, जिसका मॉड्यूल 5 का लेक्चर नंबर 5 पे हम आपसे चर्चा करेंगे। इसमें हम टूरिज्म इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि पर्यटन का पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है और हेल्थ पे क्या पर्यटन का प्रभाव पड़ रहा है। तो इन दोनों प्रभावों को इस जो आधे घंटे का हमारा जो लेक्चर होगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, पॉलिटिकल और हेल्थ। तो पॉलिटिकल में हम बात करेंगे कि एक राजनीतिक उपकरण के रूप में पर्यटन को कैसे टूल्स के रूप में यूज होता है और पॉजिटिव पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है टूरिज्म का के ऊपर, और निगेटिव इसका जो है टूरिज्म के कारण जो है निगेटिव क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता है, राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ता है इसका नकारात्मक। फिर बैलेंसिंग कैसे करते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री विद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में। वहीं हेल्थ पे बात करेंगे हम, तो टूरिज्म का हेल्थ पे पॉजिटिव और निगेटिव किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहे हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आपको पर्यटन का राजनीतिक प्रभाव की बात करते हुए बताना चाहूँगा कि पर्यटन उद्योग जो है ये आर्थिक रूप से तो समृद्धि का कारण होता है, नौकरी जॉब की अपॉर्चुनिटी तो देता ही है, लिविंग स्टैंडर्ड हाई करता है, उसके साथ साथ सामाजिक प्रभाव इसके अच्छे होते हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियां और राजनीति से जुड़े हुए लोग भी इस पर्यटन उद्योग की क्रेडिट को और अपने अपने हिसाब से उसके डेवलपमेंट करके उसका राजनीतिक एजेंडा तय करने में भी इसकी भूमिका को निभाते हैं। केवल नेशनल लेवल नहीं, विद इन द कंट्री नहीं, आउट ऑफ कंट्री मतलब देश से बाहर भी वो टूरिज्म के कारण एक अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा को बनाए रखने के लिए टूरिज्म के कारण जो है उनका जो उद्देश्य है कि दूसरे देश के लोग अपने देश में आएँ या हमारे देश से दूसरे देश में जाएं, तो उनके लिए उन दोनों देशों के बीच में सामंजस्य बनाने का काम ये पॉलिटिकल टूरिज्म जो है के माध्यम से होता है। पॉलिटिकल टूरिज्म में जैसे एक तो बहुत सारी जो पॉलिटिकल टूरिज्म का एक प्रभाव भी है। पॉलिटिकल टूरिज्म होता क्या है मैं उसको बता दूं आपको कि पॉलिटिकल टूरिज्म मतलब जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो राजनीतिक पार्टियां अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए जो कैंपेन करती हैं और उस कैंपेन के दौरान जब वो एक जगह से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं तो उसमें भी जो है जो टूरिज्म की एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व होना, या टूरिज्म की तरह जो है हॉस्पिटलिटी सर्विसेज वो लेते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये संभव नहीं है कि जो है राजनीतिक पार्टियाँ जो है जाके किसी के घरों पे रुक जाए और वहाँ पे आराम से वो पड़े रहें। लेकिन इस जो दुनिया भर के जो देश जो है इस टूरिज्म के बेनिफिट को अपने अपने तरीके से बनाने का काम करते हैं। अब वो कोई वीज़ा के स्थिति को आसान बना देता है तो कोई वीज़ा को कठिन बना देता है किसी कंट्री के लिए, किसी कंट्री के लिए जो है ऑन अराइवल वीज़ा दे दिए। तो ये बहुत सारे टूल्स हैं जिनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसका राजनीतिक प्रभाव पड़ता है और राष्ट्रीय स्तर पे विद इन द कंट्री बहुत सारे जो टूरिज्म के सेक्टर हैं, टूरिज्म के जो रिसोर्सेज हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करने वाले बिंदु हैं, जो रिसोर्स है, उनको डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी में जो है उनकी भूमिका होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे राम मंदिर अयोध्या में बना है, तो राम मंदिर बना तो उसका एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके राम मंदिर जैसे ही बना उसको गवर्नमेंट जो है उसको कैश करना शुरू की और उसको जितने भी विरोधी पार्टियां हैं उन्होंने भी ये इस्टेब्लिश किया कि ये राम मंदिर तो इनका एजेंडा है, क्योंकि राम मंदिर जब तक नहीं बना तब तक वो पूछते थे कि भाई राम मंदिर कब बनेगा, ये बताएंगे नहीं। और जैसे ही राम मंदिर बना तो उसके लिए पूरे देश की जनता का फेथ है उस डेस्टिनेशन पे, तो फेथ के कारण वो जनता के जो बेनिफिट है, वो जनता का जो मत है अपने पक्ष में करने के लिए उन्होंने राम मंदिर में और क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं, वहाँ पे आसपास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है, किस तरीके से वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी उस जगह पे बनाई जा सकती है, इसके लिए सरकार जो है काम करने लगी। अब वहीं दूसरी तरफ जो है दूसरी पार्टियां जो है उसको उसके जो है
कामों को सराहना के बजाय जो है उसको निगेटिव तरीके से लेने शुरू कर दिए हैं। जैसे कुंभ का मैं उदाहरण मैं बार बार देता हूं, तो कुंभ के लिए, कुंभ को ब्रांड इमेज बनाने के लिए कितनी ब्रांडिंग की गई, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी इतनी रही कि पूरे देश के 60 करोड़ से अधिक 66 करोड़ लोगों ने 67 करोड़ लोगों ने इस कुंभ में स्नान कर लिया। और स्नान करने के बाद उनके लिए जो है अब वो छोटे छोटे जो इंसिडेंट हुए, उस इंसिडेंट को लेकर जो विरोधी पार्टियां हैं उसको जो है वो निगेटिव तरीके से मार्केटिंग करती हैं। और जो उस जिनकी सरकार में ये काम हो रहे हैं, तो सत्ता पक्ष उसको इमेज बिल्डिंग के कि देखिए पूरे देश से आधी जनता आकर कुंभ में स्नान कर ली और इसका गुणात्मक प्रभाव क्या पड़ रहा है, तो उसको जो है इस तरीके से राजनीतिक पार्टियां जो है इसको इमेज बनाने के लिए काम करती हैं। आगे मैं आपको बता दूं कि जैसे बहुत बार सरकारों द्वारा जानबूझकर पर्यटन को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है। एक फ्रांसिस ब्राउन जो जापान के मामले में उन्होंने हवाला दिया है कि सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने विशाल व्यापार के निवारण के लिए पर्यटन का उपयोग किया था। इससे अपने नागरिकों के बीच विदेशी यात्रा को बढ़ावा दिया और यह दुनिया में पर्यटन घाटे के उच्चतम संतुलन वाला देश है। मतलब एक देश दूसरे देशों को पर्यटन का बढ़ावा देकर जो है दूसरे देश के साथ रिलेशंस को बनाए रखने, उनके रिलेशन को ठीक करने में भी भूमिका अदा करते हैं। अभी मैं मालदीव की बात किया था एक दिन, तो मालदीव का देखा उदाहरण कि मालदीव ने भारत के साथ थोड़ी सी दूरी बनाने की कोशिश की और उसका असर ये हुआ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप में जाके एक समुद्र के किनारे कॉफ़ी चाय पी लेते हैं, तो उसका वीडियो वायरल होता है और वीडियो वायरल के बाद पूरे भारतीयों के मन में लगता है कि ये तो लक्षद्वीप जो है मालदीव से कितना सुंदर है, और उसको ट्रेंड करना शुरू किया ट्विटर पे, सोशल मीडिया के सारे चैनलों पे जो है, सारे माध्यमों पे ये ट्रेंड करने लगा कि मालदीव से अच्छा जो है हमारा भारत का लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप जो है का समुद्र उससे अच्छा है, उससे ज़्यादा खूबसूरती वहाँ पे है। अब इस चीज़ के कारण हजारों लाखों की संख्या में लाखों करोड़ों रुपए का जो है उनका मालदीव के टिकट कैंसिलेशन होने लगे, होटल बुकिंग कैंसिल हो गई, लोगों का नुकसान हुआ। तो ये एक तरीका होता है इंटरनेशनल लेवल पे भी, जिसके कारण जो है मालदीव दबाव में आ गया और मालदीव ने जो भारत के सत्ता पक्ष के खिलाफ जो बयानबाजी की थी उसके लिए जो है वहाँ के लोग, वहाँ की जनता बगावत पे उतर आई और वो वहाँ शिकायत करने लगी। तो वहाँ के जो राजनीतिक पार्टियां थी उन लोगों ने जो शिकायत करने वाले की, सत्ता पक्ष की शिकायत करने वाले की बुराई करना शुरू किया। अंत में उन्होंने माफ़ी मांगा कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, मेरे जो है मेरे बयान को बदला गया, दूसरे तरीके से प्रस्तुत किया गया है, भारत के साथ मेरे अच्छे रिश्ते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है बनाते रहते हैं लोग। जो इंडिया है वो 5 पॉलिसी फेज दैट रिफ्लेक्ट द पॉलिटिक्स ऑफ टूरिज्म इन इंडिया, जो 5 चरण में जो है नीतिगत चरण में जो भारत में पर्यटन की राजनीति को दर्शाते हैं। एक पहला जो चरण था 1949 से 66 के बीच में, इसमें पर्यटन थोड़ा सरकारी हस्तक्षेप के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ा था। पर्यटन को राज्य का विषय माना जाता था और चूंकि राज्य निष्क्रिय थे इसलिए केंद्र कोई भूमिका नहीं निभाई, भले ही 1958 में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई थी। 1958 में जब पर्यटन विभाग की स्थापना की गई तो उस समय, उससे पहले तो ये माना जाता कि पर्यटन जो है राज्यों का विषय है, राज्य अपने हिसाब से अपने पर्यटन केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए जो भी जो है उसको सोचे और वो अपनी प्लानिंग करें। जो दूसरा फेज था वो 1966 से 77 की अवधि का, वो 66 से 77 की अवधि का फेज है। इसमें पर्यटन के विकास के लिए प्रोत्साहन माना जाता है और ITDC की स्थापना के साथ प्रेरक के रूप में सरकार का प्रवेश माना जाता है। मतलब भारत सरकार जो है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का स्थापना करती है और उसके साथ जो है ये माना जाता है कि पर्यटन पे भारत सरकार का वो अपना कंसंट्रेशन कर रही है कि पर्यटन का विकास जो है राष्ट्रीय स्तर पे, और सरकार के, केंद्र सरकार की भूमिका भी होनी चाहिए। केवल राज्यों के भरोसे छोड़कर पर्यटन को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है, विकसित नहीं किया जा सकता है। तो तीसरा फेज देखते हैं तो तीसरे फेज में दिखाई पड़ता है कि कॉल्ड द जनता मूवमेंट, ये जो है 1977 से 79 के बीच का था।
और उसमें जो है टूरिज्म सेक्टर के लिए बजट का एलोकेशन करना और टूरिज्म के जो डेस्टिनेशन थे उनके आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बात होने लगी। फोर्थ फेज जो था, चौथा चरण था, 1980 में शुरू हुआ। यहाँ के तेजी से पर्यटन विकास के लक्ष्य को निर्धारित करना शुरू होता है। मतलब जो चौथा चरण हुआ 1980 के बाद से भारत में पर्यटन का विकास तेजी से दिखाई पड़ने लगा। पांचवा जो चरण था, पांचवा चरण में हम देखते हैं कि 1984 में सरकार द्वारा भारत में पर्यटन की गति बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के लिए अभूतपूर्व प्रतिबद्धताओं से संबंधित है और पर्यटन को एक उद्योग के रूप में मान्यता दी गई। 1984 में पर्यटन को एक उद्योग के रूप में मान्यता दी गई। बताया गया कि यह स्मोकलेस इंडस्ट्री है, कई उद्योगों का एक समूह है, इसलिए पर्यटन भी एक उद्योग है। और योजना आयोग ने पर्यटन के लिए अपने बजट को 3 गुना बढ़ाया। 5 ईयर प्लान में पर्यटन को प्राथमिकता दी गई। जो पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट है उसको इस स्लाइड के माध्यम से हम देख सकते हैं कि एक तरफ जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट है, दूसरी तरफ जो है निगेटिव इम्पैक्ट है। एक तरफ पॉजिटिव इम्पैक्ट में हमको दिखाई पड़ता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, तो दूसरी तरफ जो है निगेटिव इम्पैक्ट में दिखाई पड़ता है कि डिपेंडेंसी और इकोनॉमिक वायरेबिलिटी रहती है। टूरिज्म प्लानिंग, टूरिज्म पॉजिटिव इम्पैक्ट में टूरिज्म लेजिस्लेशन एंड टूरिज्म रेगुलेशन, डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, सॉफ्ट पावर एंड ग्लोबल इमेज, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, ये सभी जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और राइट साइड में आप इस स्लाइड में देखेंगे कि जो निगेटिव, जो कॉन्फ्लिक्ट ओवर लैंड यूज, राइज इन द क्राइम एंड सिक्योरिटी कंसर्न, क्राइसिस मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस, ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आदि जो है कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी पॉलिटिक्स के कारण होते हैं, उसको दिखाई पड़ता है। तो एक एक करके पॉजिटिव इम्पैक्ट की हम बात करते हैं तो राजनयिक संबंधों को मजबूत करने में पर्यटन की बहुत भूमिका होती है। दूसरे देशों, बताया मैंने कि पर्यटन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संस्कृति को आदान प्रदान बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंटरनेशनल ब्रदरहुड, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा के लिए एक टूल्स के रूप में काम करता है। और सॉफ्ट पावर नीति के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देने वाले देश सकारात्मक वैश्विक प्रतिष्ठा का निर्माण करते हैं। विदेशी निवेश जो होता है वे गठजोड़ आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। दूसरा जो राजनीतिक कारण है, इसका सकारात्मक जो प्रभाव पड़ता है राजनीति में, वो आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देता है। पर्यटन राजस्व उत्पन्न करता है जो अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करता है और विदेशी सहायता पर निर्भर कम रहता है। जब डोमेस्टिक टूरिज्म या इनबाउंड टूरिज्म के द्वारा पर्यटन जब भारत में आते हैं तो उसके द्वारा जो है फॉरेन करेंसी की अर्निंग होती है, तो फॉरेन करेंसी को प्राप्त करने के लिए फिर हम दूसरे टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते, दूसरे चीज़ों का निर्यात नहीं करना पड़ता है। कई बार दबाव में आके बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती है दूसरे देशों से, तो ऐसे या दबाव में आके दूसरी चीज़ें जो है दूसरे देशों को बेचनी पड़ती है, तो उस चीज़ों से पर्यटन के बढ़ावा होने से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। इसलिए जो है इससे कम किया जा सकता है इस दबावों को। उसके बाद इनकरेजिंग इंटरनेशनल कोलोबरेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है इसका लाभ है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कोलोबरेशन को, सहभागिता को जो है बढ़ावा देता है। प्रोमोटिंग रीजनल डेवलपमेंट एंड लोकल गवर्नेंस ऑल्सो, तो रीजनल डेवलपमेंट मतलब टूरिज्म तो कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करता ही है, तो क्षेत्रीय स्थानों के विकास पे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जो पर्यटन है वो जनरली जिस स्टेट में, जिस क्षेत्र में होता है, जैसे कि अयोध्या की मैंने बात किया, तो अभी अयोध्या जो है राम मंदिर बनने के पहले से उसके विकास के लिए वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी नहीं थी, होटल नहीं थे, वहाँ पे एकोमोडेशन की मतलब व्यवस्था थी ही नहीं। लोग जो है मठों में किसी प्रकार से जाते थे तो रहते थे। लेकिन जैसे ही मंदिर का निर्माण हुआ, अनेक 5 स्टार होटल वहाँ बनने लगे, अब लग्जरियस होटल बन रहे हैं, बहुत सारे मतलब फॉरेन कंपनी के होटलों की चेन वहाँ पे जो है डिमांडिंग फॉर द एकोमोडेशन फैसिलिटी, मतलब कि हमको लैंड उपलब्ध कराया जाए और हम हॉस्पिटलिटी की सुविधा वहाँ देंगे। तो ये गवर्नमेंट के साथ जो है बहुत सारे अभी स्ट्रेटजी है कि गवर्नमेंट के बहुत सारी दूसरे देशों के लोग जो है वहाँ पे आके अपने गेस्ट हाउस वगैरह बनाए, वहाँ पे रहने की व्यवस्था करें, और सभी भारत के सभी स्टेटों का है कि वहाँ पे एक प्रतिनिधित्व हो और उनका जो है स्टेट हाउस हो अयोध्या जैसे जगहों पे। तो इस तरह की स्ट्रेटजी कुछ गवर्नमेंट की डिमांड है और कुछ जो है गवर्नमेंट इस पर इनिशिएटिव ले रही है कि आगे इस पर क्या विचार करके कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो लोकल जो डेस्टिनेशन है, लोकल टूरिज्म जो है, लोकल इकोनॉमी जो है इससे बूस्ट होती है।
पीस प्रमोशन एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, शांति संवर्धन और राजनीतिक जागरूकता इससे बढ़ती है। पर्यटन लोगों को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को यात्रा करने की अनुमति देता है। और जब कल्चरल टूरिज्म या सांस्कृतिक स्थलों पर यात्रा करते हैं लोग, तो अपने अतीत के साथ उनका जुड़ाव बढ़ता है, अतीत से परिचित होते हैं और उस अतीत के जानने के साथ साथ उनका ज्ञान संवर्धन होता है, ज्ञान में वृद्धि होती है। और वो फिर सोचते नहीं, जैसे धौलावीरा का मैंने कई एक बार उदाहरण दिया। धौलावीरा गुजरात में एक आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है। तो इन जगहों के स्थानों से जब वहाँ के स्टडी करके हम देखते हैं, प्राप्त करते हैं कि क्या लाइफस्टाइल, क्या सड़क निर्माण, कैसे गलियाँ बनती थी, कैसे नाली का निर्माण होता था, कैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता था उनका, कैसे वाटर को जो है कंजम्पशन के लिए क्या उनकी रणनीति होती थी, कैसे जो है प्रोटेक्ट करते थे, स्पोर्ट्स पे क्या उनकी भूमिका थी। तो इस तरह की चीज़ें जो है उस समय की लाइफस्टाइल के बारे में पता चलता है। तो अपनी जो सांस्कृतिक इनरिचनेस है वो उससे दिखाई पड़ती थी। तो ये इसका भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज को बेनिफिट मिलता है नैरेटिव बिल्डिंग में जो है। क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म रिड्यूस द पॉलिटिकल टेंशन एंड स्टेरियोटाइप्स, प्रमोटिंग द पीसफुल इंटरेक्शन बिटवीन नेशंस। सीमा पार जो पर्यटन राजनीतिक तनाव होता है वो उसको कम करने में इसकी भूमिका होती है। राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण बातचीत को बढ़ावा देता है पर्यटन। मैंने बताया अभी जैसे पंजाब के पास जो है एक सिख धर्म का एक पाकिस्तान में स्थान है, तो बात करके उसको सरकार ने उसको ओपन कराया कि नहीं वो उस मार्ग को खोलिए ताकि दर्शन करके लोग जाएंगे। तो वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे उस खुलता है और वहाँ पे लोग दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करके उस गुरुद्वारे से वापस आते हैं। तो ये एक पर्यटन का जो है प्रभाव पड़ता है। इससे जो है राजनीतिक पार्टियाँ उसकी कैश कराने में भी उसकी भूमिका होती है, उसका इमेज बिल्डिंग करती हैं अपनी। निगेटिव पॉलिटिकल इम्पैक्ट, नकारात्मक प्रभाव भी इनका पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव में जो है राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा के मुद्दे। कई बार जो है पड़ोसी देशों के साथ या राजनीतिक संघर्ष, अशांति या संघर्ष का सामना करने वाले देश अक्सर पर्यटन में गिरावट का सामना करते हैं। जैसे अभी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में टूरिज्म करने के लिए कोई नहीं जाता है। बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता हुई है तो उससे जो है वहाँ पर्यटन बिल्कुल बंद है। बांग्लादेश में भारत से लोग पहले जाते थे बहुत सारे बांग्लादेश, लेकिन अभी बिल्कुल बंद है क्योंकि वहाँ पे हिंसा इस प्रकार से होती है। एक विशिष्ट समुदाय के लोग जो है दूसरे समुदाय के, अन्य समुदाय के लोगों के प्रति जो है हिंसा कर रहे हैं। वहाँ पे मंदिरों पे हमले हो रहे हैं। तो इसके कारण जो है अस्थिरता बनती है और सुरक्षा के मुद्दे के कारण जो है पर्यटन में दिक्कत आती है। टेररिज्म और सिक्योरिटी थ्रेट जो होता है, आतंकवाद और सुरक्षा खतरे पर्यटन को प्रोत्साहित करते हैं, सरकारों को आगंतुकों की सुरक्षा के लिए संसाधन आवंटित करने के लिए मजबूर करते हैं। और सरकार जो है कई बार इसमें उसको चैलेंजिंग मोड में लेती है। जैसे अमरनाथ यात्रा है, बार बार धमकी मिलती है तो सरकार उसको क्या करती है, नैरेटिव बिल्डिंग करती है कि नहीं, मैं अपने जो अमरनाथ यात्रा पे जाने वाले लोग हैं मैं उनके साथ खड़ा हूं और मैं उनके लिए हूं और मैं चैलेंज करता हूं कि इसको जो है कोई इसमें खलल डाल के दिखाए। और यात्रा होती है, अच्छे से यात्रा होती है, उसमें जो विघ्न डालने वाले लोग होते हैं उनको सरकार जो है उनको रोकने का प्रयास करती है, उनके साथ जो है मतलब सुरक्षित यात्रा का प्रावधान करती है। तो ये इससे जो है सरकार के का जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाता है। और नकारात्मक ये है कि उसके कारण जो है वो जो टेररिज्म है उसके कारण जो है सरकारों पे अगर नहीं उसको कंट्रोल कर पाई तो सरकारों के ऊपर जो है दिक्कत भी आती है और सरकार के जो है लोग निगेटिव सोचते हैं कि ये सरकार जो है काम की नहीं है। ओवर रेगुलेशन, ब्यूरोक्रेसी चैलेंजेस, जो अति विनिमय और नौकरशाही की चुनौतियाँ है, सख्त वीज़ा नीतियाँ, कई बार जो है वीज़ा की नीतियों को मतलब बहुत सख्त बना देना, अत्यधिक कराधान, कोई टैक्स वगैरह जो है, टैरिफ की बात जो होती है कि ज़्यादा टैक्स दूसरे देशों से प्रोडक्ट कोई परचेज कर रहा है तो उस पर टैक्स की बात हो जाती है। और यात्रा के जो रूल हैं वीज़ा के लिए, जो फॉर्मेलिटीज़ है उसके डॉक्यूमेंटेशन में बहुत नियम सख्त बना दिया कि डॉक्यूमेंट आदमी प्रोवाइड ही ना कर पाए, वीज़ा ही ना मिले। तो कुछ देशों के लिए ऐसा करते हैं, बाकी हर देश के लिए नहीं है, लेकिन कुछ देशों के लिए करते हैं। कई बार जो है सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद भी एम्बेसी जो है वीज़ा डिनाई कर देती है। तो ये इस तरह की जो है बाधा डालने से भी जो है एक
इमेज बिल्डिंग खराब होती है पॉलिटिकल पार्टियों का कि बताओ सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद भी मुझे वीज़ा नहीं मिलता। जैसे पाकिस्तान की बात मैं फिर से आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के लोगों का जनरली वीज़ा नहीं मिल पाता है दूसरे देशों में, बहुत सारे देशों में अगर जाते भी हैं वीज़ा मिलता भी है तो उनको इतनी गहन चेकिंग होती है एयरपोर्ट पे कि वो उससे इरिटेट होते हैं। जनरली आई हैव सीन इन द मेनी कंट्री कि पाकिस्तान का व्यक्ति अगर वहाँ पे रेस्टोरेंट का काम करता है तो वो इंडियन रेस्टोरेंट के नाम से चलाता है। बांग्लादेशी अगर इटली में रेस्टोरेंट चला रहा है तो वो इंडियन रेस्टोरेंट के नाम से चला रहा है। पता चला कि वो इंडियन है ही नहीं। मैंने देखा कि पूछा भी तो कहा कि नो आई एम नॉट इंडियन, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। मैंने यूएई में, दुबई में देखा, मलेशिया में देखा। तो ये बहुत सारे देशों में जो इंडियन नहीं है, बांग्लादेश के हैं या तो पाकिस्तान के हैं और वो अपने आप को इंडियन रेस्टोरेंट के नाम से चलाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इंडिया की इमेज अच्छी है। तो इस तरह से जो है वो पॉलिटिकली जो है वो निगेटिव प्रभाव पड़ता है उस देश का। वो उनके देश की इमेज अच्छी नहीं है इसलिए वो अपने देश के नाम से ऐसा नहीं करते हैं। आगे मैं राजनीतिक प्रभाव में जो नकारात्मक प्रभाव है उसमें राजनीतिक हेरफेर और शोषण की बात आती है। भू राजनीतिक संघर्ष और यात्रा पे प्रतिबंध भी देखने को मिलता है। इसके कारण जो है राष्ट्रों के बीच राजनीतिक संघर्ष पर्यटन पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करते हैं, रोजगार और निवेश के अवसरों को प्रभावित करते हैं। पर्यटन परियोजनाओं के लिए स्थानीय समुदायों को विस्थापन और से राजनीति और सामाजिक तनाव पैदा हो सकते हैं। ये सब नकारात्मक कुछ प्रभाव हैं। सरकारें कभी कभी दीर्घकालीन स्थिरता के बजाय चुनावी लाभ के लिए पर्यटन का विकास को प्राथमिकता देती हैं। कई बार जो है चुनावी लाभों के लिए पर्यटन के विकास की प्राथमिकता देना, जैसे अभी जब पिछला जो केंद्र सरकार का चुनाव हुआ था भारत में तो राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर और राम मंदिर के निर्माण को लेकर लोगों ने कहा कि ये तो चुनावी लाभ के लिए जो इन्होंने राम मंदिर को बनाया, जबकि राम मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से। सरकार उसमें अपनी भूमिका उसकी यही थी कि उसको सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कि भाई जल्दी से सुनवाई हो और किसी प्रकार का माहौल खराब ना हो, शांति बनी रहे, ये सरकार की भूमिका थी। लेकिन उसको बनने के बाद प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया और उद्घाटन करने के बाद लोगों पूरी जो विपक्षी पार्टियां थी उसका जो है निगेटिव तरीके से प्रचार करना कि ये तो राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। तो ये सब दलीलें देती हैं सरकारें। तो ये इसका कई बार जो है दूसरे सरकारों के लिए निगेटिव भी होता है। कल्चरल इरोजन एंड पॉलिसी में सांस्कृतिक क्षण और नीतिगत कुप्रबंधन, देखिए अनियमित पर्यटन संस्कृति कमोडिटिफिकेशन के कारण बन सकता है जहां परंपराओं के लाभ के लिए व्यवसायीकरण किया जाता है। पुअर टूरिज्म मैनेजमेंट, खराब पर्यटन प्रबंधन के परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय क्षरण हो सकता है जिसमें संरक्षण प्रयासों पर राजनीतिक बहस छिड़ सकती है। ये बैलेंसिंग करने का कुछ टूल्स है, सुझाव हैं जिसको कि जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बनाए रखना, राजनीतिकता के साथ पर्यटन को संतुलित किया जा सकता है। तो इसमें प्रमोट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रमोट करके जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट से वो डायरेक्ट कम्युनिटी जो है उसको रियलाइज करती है। तो किसी पार्टी के बहकावे में न आके वो सेल्फ जो है डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ती है। उसको इनहेंस डिप्लोमेटिक रिलेशंस, अगर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन समझौते एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से राजनीतिक संबंधों को बढ़ावा मिलता है तो ये भी जो है देश की जनता को दिखाई पड़ता है जिसका कि बेनिफिट ले सकती है पॉलिटिकल पार्टियां और उसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में जो है फायदा मिलता है। नागरिक स्वतंत्रता में समझौते किए बिना पर्यटक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करना, मतलब जो पॉपुलेशन है उसके सुरक्षा से समझौता किए बिना आप जो है पर्यटक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करते हैं। तो जब मजबूत करते हैं तो उससे जब टूरिस्ट को, जैसे अभी कश्मीर में विजिट करने के लिए टूरिस्ट जा रहा है, लेह लद्दाख में विजिट करने के लिए टूरिस्ट जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में विजिट करने के लिए टूरिस्ट जा रहा है, अंडमान निकोबार विजिट करने के लिए टूरिस्ट जा रहा है, तो उसकी सुरक्षा को उसको लगता है कि मैं सिक्योर हूँ, मेरे साथ जो है कोई दुर्घटना नहीं घट सकती। तो इस कारण से वो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों को बेनिफिट मिलता है और इसको स्थिरता प्रदान करके पॉलिटिकल पार्टियां बेनिफिट ले सकती हैं। अगला जो पॉइंट है वो हेल्थ के इम्पैक्ट पे प्रभाव, हमारे स्वास्थ्य पे पर्यटन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब पर्यटन के द्वारा आर्थिक स्थिति ठीक होती है तो स्वास्थ्य के ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक स्थिति से जो है इसको हम पॉजिटिव इम्पैक्ट और निगेटिव इम्पैक्ट दोनों को चर्चा करेंगे थोड़ा। जैसे कि चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य सेवा में नवाचार को प्रोत्साहित करता है। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता को आगे बढ़ाने में इसकी भूमिका होती है। अब मेनी कंट्री अट्रैक्ट फॉरेन पेशेंट फॉर मेडिकल प्रोसीजर्स एंड बूस्टिंग हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट। अब बहुत सारे देशों में जो है ना मेडिकल टूरिज्म के नाम पे लोग यात्रा करते हैं। इंडिया भी जो है मेडिकल टूरिज्म का हब बनता जा रहा है। अब मेडिकल टूरिज्म में जो ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है, स्पा थेरेपी है, पंचकर्म थेरेपी है, ये इंडिया की जो है एक बहुत स्ट्रांग
सेक्टर जो है उभर के आ रहा है। वेलनेस टूरिज्म जो है इंडिया के लिए स्ट्रांग रूप में जो है उभर के आ रहा है। तो इससे जो है बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पे लोगों के आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट मिलता है, आर्थिक लाभ मिलता है, पर्यटन अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकता है, रोजगार पैदा करता है और आय के स्तर को बढ़ाता है। यह प्रत्यक्ष रूप से स्थानीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य देखभाल और रहने की स्थिति में पहुंचाकर सुधार कर सकता है। जब इनकम बढ़ेगी तो लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा, उसका कुपोषण का शिकार आदमी नहीं होगा, खाने पीने के लिए अच्छी चीज़ों का प्रयोग करेगा। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती है। मेडिकल टूरिज्म की बात मैंने किया तो मेडिकल टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए भी कई बार हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे जो है होस्ट पॉपुलेशन भी बेनिफिटेड होती है और उनके भी स्वास्थ्य पे प्रभाव अच्छा पड़ता है। अवेयरनेस एंड एजुकेशन, शिक्षा में जो है जागरूकता होती है। शिक्षा के क्षेत्र में लोग जो है पर्यटन को लेकर जागरूक होते हैं और वहाँ से जुड़े हुए, उससे जुड़ी हुई शिक्षा, उससे जुड़े हुए व्यवसाय को अपनाकर अपने आप को प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और उससे जो है उनको हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है। संक्रामक रोगों का जो इसका निगेटिव जो इम्पैक्ट है, उसमें संक्रामक रोग कई बार जो है स्प्रेड करने का डर होता है। जैसे कोविड हुआ तो कोविड को चाइना से बताते हैं कि चाइना से निकला था कोविड, और कोविड के फैलने का कारण क्या था? ट्रेवल हिस्ट्री थी। कई बार जो ट्रेवल हिस्ट्री को चेक करने के बाद लोगों को जो है ब्रेक लगाना, क्वारंटाइन करना, ये सब प्रक्रियाएं जो शुरू हुई थी, तो ये टूरिज्म के कारण ही होता है। स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर दबाव आता है। कई बार जो टूरिस्ट आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुंभ लगा था, तो कुंभ में जो है अगर किसी को वहाँ पे तो अलग से हेल्थ की पूरी अस्पताल की व्यवस्था कर दी गई थी कुंभ सेक्टर में, तो दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इस तरह के जब आयोजन बढ़ते हैं और दबाव बढ़ता है तो हेल्थ केयर, जो लोकल हेल्थ केयर जो सेंटर हैं, उन पे जो है प्रेशर आता है, उनके ऊपर जो है वर्क फोर्स ज़्यादा बढ़ता है। इन्वायरमेंट पे भी प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण की चिंता बढ़ती है, लोगों को जो है पर्यावरण के सेक्टर में जो है कैसे काम करें, उसमें दिक्कतें आती है। ये कई बार जो है टूरिज्म का जो निगेटिव इम्पैक्ट रहता है ओवर क्राउडिंग एंड हेल्थ पे आता है। वहाँ भीड़ भाड़, ओवर टूरिज्म जिसको बोलते हैं कि कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा पर्यटन बढ़ जाने से भगदड़ हो सकती है, तनाव हो सकता है, लोगों को स्ट्रेस होता है और उस स्ट्रेस के कारण जो है उनको जो है दिक्कतें होने लगती है। अभी शहरों में जाम लगने लगते हैं ओवर टूरिज्म। अभी माउंटेन एरिया में जाइए समर टाइम में तो ट्रैफिक, गाड़ियों की इतनी भरमार हो रही है कि ट्रैफिक हो रहा है, उसके कारण लोगों के अंदर स्ट्रेस बढ़ रहा है उस ट्रैफिक के कारण। तो ट्रैफिक भी, ओवर क्राउडिंग का भी हेल्थ पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। गया है आदमी पीस के लिए, लेजर के लिए, फुर्सत में छुट्टी बिताने के लिए गया, इंटरटेनमेंट के लिए गया, आनंद प्राप्ति के लिए गया, और पता चला कि गाड़ियों में वो उस परेशान है, जाम में फंसा है, 12-12 घंटे 8-8 घंटे जाम में फंसा है पहाड़ों पे। तो इसके कारण जो है उसको दिक्कत पैदा होती है। जनरली जो है इस ओवर क्राउडिंग से को कम करके निगेटिव इम्पैक्ट को जो है हेल्थ के सेक्टर में कम किया जा सकता है। सैनिटाइजेशन और पॉल्यूशन के सेक्टर में जो कई बार जो है पॉल्यूशन, बताया मैंने कि पर्यटन के कारण जो है पर्यावरण में अनेक प्रकार से एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, अनेक प्रकार के पॉल्यूशन बढ़ते हैं, जिसको कि कम करके स्वास्थ्य के दृष्टि में से ठीक किया जा सकता है, जिसका कि स्वास्थ्य पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसको, इस पॉल्यूशन को कम करके हम ठीक कर सकते हैं स्वास्थ्य के सेक्टर में। तो ये पर्यटन पे जो है कई बार जो है स्प्रेड ऑफ द डिजीज, जो रोगों का प्रसार होता है, वो इसको फैलने में पर्यटन की भूमिका हो जाती है। तो ये बड़ा नकारात्मक प्रभाव है उसका हेल्थ पे। तो पर्यटन संक्रामक रोगों की वजह से बहुत सारी जो संक्रामक बीमारियां होती हैं, इसीलिए बहुत सारे देश जब वीज़ा इशू करते हैं तो उस कंट्री में, उस कंट्री से जुड़े हुए जो संक्रामक रोग हैं, उन रोगों के बारे में अवेयर होते हैं। जानने के बाद वो तय करते हैं कि नहीं, इनका कौन सी बीमारी है भाई, इसको समझ के और इनको जो है हमको बचना है, इससे बीमारियों से बचना है और उसका टीका लगा के जाना है। उसका कोविड, अभी बहुत सारे देशों में जब यात्रा के दौरान जो है कोविड के वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मांगते हैं। बहुत सारे वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट कई देशों में डिमांड किया जाता है। येलो फीवर जैसे जहाँ पे बीमारी होती है बहुत सारे कंट्री में, तो वहाँ से अगर कोई ट्रेवल करता है तो उसको येलो फीवर का सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन कराना पड़ता है। तो ये इसको मुख्य रूप से ध्यान देना पड़ता है। हेल्थ केयर एसेसिबिलिटी है, स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में असमानताएं होने लगती है। कल्चरल एंड सोशल इम्पैक्ट भी पड़ता है समाज के ऊपर, जिसके कारण भी मानसिक तनाव आता है। ये कुछ जो है महत्वपूर्ण
पॉलिटिकल और हेल्थ के सेक्टर में पॉजिटिव और निगेटिव जो इम्पैक्ट रहे हैं उसके बारे में हमने आपके बीच में विषय रखा। आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।